बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट करने की ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होते। बहुत सारे लोगों के पास या तो कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है, या उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है ऑर्डर के रिलेटेड के कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड किसी कंट्री में उनका अवेलेबल है और वो कहता है कि यार इस कंट्री में तो इस प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है जो पाकिस्तान से आ सकती है, तो आप इसको एक्सपोर्ट करो, मैं यहाँ पर सेल करता हूँ। लेकिन वो इसको एज ए बिज़नेस इसलिए अडॉप्ट नहीं करते कि उनके पास ना नॉलेज होता है एक्सपोर्ट का, ना वो इस प्रोसेस को समझ रहे होते हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं कि एक्सपोर्ट की जॉब मिल जाए। तो अब एक्सपोर्ट की जॉब करने के लिए उनके पास क्या नॉलेज और एक्सपीरियंस है और कहाँ से लें, इसके लिए भी उनको या प्रॉपर नो हो नहीं होती या वो कहीं पे जा नहीं सकते। कुछ इंस्टीट्यूट इसमें डिप्लोमा टाइप के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करवाते हैं, और लेकिन वो इस तरह से करवाते हैं कि वो आपको एक बड़ी बुकिश नॉलेज देते हैं, एक वाइडर सेंस में कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या बता रहा है, UCP 600 क्या बता रहा है, और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है वो क्या बता रहा है, समेदा क्या बता रहा है। यानी उन्होंने इसको इस तरह से फॉर्मुलेट किया होता है कोर्स को कि हमारे जो फ़ीस है, अगर हमने इतने 1000 इनसे लेने हैं स्टूडेंट से, तो हम इसके बदले में इनको इतने आवर का एक प्रोग्राम बना दें, और उस उतने आवर को कंप्लीट करने के लिए वो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं उस कोर्स के अंदर कि जो बेचारे स्टूडेंट के सर से गुजर जाती हैं, उसको समझ नहीं आती। और उसमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो यूज़ ही नहीं हो रही होती हैं, और सम टाइम टीचर खुद एक्सेप्ट करता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती, ये टर्म्स पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती। मकसद कहने का कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको एक सिंपल प्रोसेस की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट होती क्या है। जब आप बेसिक प्रोसेस को समझ जाएंगे और कुछ स्टार्ट कर लेंगे, कोई जॉब स्टार्ट कर लेंगे एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में, या कुछ बिज़नेस कोई एक आध ट्रांजैक्शन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आ जाती हैं। या आपको समझने की ज़रूरत हो तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, गूगल पे चले जाएं, यूट्यूब के ऊपर लाखदार इन्फॉर्मेशन है, मुझसे कांटेक्ट कर लें, किसी और बैंकर से कर लें, किसी क्लियरिंग एजेंट से कर लें, किसी फ्रेट फॉरवर्डर से कर लें, तो आपको वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के बिज़नेस को या जॉब को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले आपको उसका एक मैप समझ लेना चाहिए। मैं जब अपनी फ़र्स्ट जॉब में था निशात में, तो मुझे कोई 1 साल गुजर चुका था और मेरे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का टोटल नॉलेज, जो भी डिपार्टमेंट में चीज़ें होती थी वो सब अवेलेबल था। हर चीज़ या तो मैं खुद करता था या इनडायरेक्टली मेरे इल्म में रहती थी, हाथ से गुजरती थी, या साथ कोई ना कोई कर रहा होता था। तो अब जब सब चीज़ें जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हो रही होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, अब प्रोसेस हो रहे होते हैं, आना जाना, बैंकिंग, तो जब सब आपके इल्म में है तो इसके बावजूद जो टोटल प्रोसेस है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, उसकी कोई समझ नहीं थी। ये पता था कि LC का फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके साथ आई फॉर्म अटैच करना है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ई फॉर्म अटैच करना है, और BL लगेगा, एयरवे बिल लगेगा, एयर कंसाइनमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनवाइस है, पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो सब प्रिपेयर भी हो रही होती थी, और वो प्रॉपर बना के लगा के बैंक से नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट्स करवा के उसकी पेमेंट की स्लिप ले के अकाउंट्स को सप्लाई करके कि जी ये इतने आज 25-30। निशात तो एक बड़ा ग्रुप है, तो वहाँ पे ये यानी 88 की बात है, तो उस वक्त डेली कोई 30-35 कंटेनर्स शिप होते थे। तो अब 30-35 कंटेनर के डॉक्यूमेंट्स डेली बैंक से उनकी नेगोशिएशन, उनकी मतलब उसके अगेंस्ट पेमेंट्स को रिलीज़ करवाना, फिर डिपार्टमेंट को बताना कि जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज नेगोशिएट हो गए हैं, इनकी पेमेंट्स अकाउंट में आ चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें सब पता थी, लेकिन ये एक्सपोर्ट टोटल यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ पे ख़त्म हो रही, इसका कोई पता नहीं था। लिंक अवेलेबल थे कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन पूरा प्रोसेस कोई नहीं पता था।
तो कोई 2-2.5 साल लगाने के बाद समझ आए कि ओहो अच्छा ये यहाँ मार्केटिंग और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो है यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और पेमेंट जब मिल जाती है और उसकी जो डबली एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की जो स्टेटमेंट एनुअली जाती है, तो यहाँ तक ये सब ऐसे ऐसे चलता हुआ यहाँ से गुज़रता हुआ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक इनिशियल एक खाके से कि एक्सपोर्ट का टोटल मैप क्या है, कि आप अगर एक्सपोर्ट स्टार्ट करने चाहते हैं तो वो कहाँ से होके कहाँ तक जाके मुकम्मल होगी। मैंने अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो अगर मैं पहले मैप देख लूँगा, अगर मैं पहले नहीं गया, फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसका मैप देख लूँगा मोटरवे का कि जो लाहौर से स्टार्ट होकर इस्लामाबाद तक मोटरवे जा रही है, इसमें कितना मैदानी इलाका है, कितना पोटोहार का इलाका है, कितना ऊंचाई है, निचाई है, क्या कितने कर्व हैं, ये वो तो एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि कैसे सड़क ऐसे ऐसे जा रही है और कहाँ से ऊपर नीचे जा रही है, कितना टाइम लगेगा, कितने माइल है। जब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे शुरू से आखिर तक मिल गई और अब मैं जो ट्रैवल करूँगा तो ये हैज़ल फ्री होगा। अदरवाइज़ बग़ैर कुछ सोचे समझे देखे सुने जब मैं करूँगा तो वहाँ पे रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्सपोर्ट को स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट स्टार्ट कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ से होती है। फिर इस सारे प्रोसेस में जिस जिस जगह पे जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी उनको फिर आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं। एक्सपोर्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो फिर ये दोनों पोर्शन हो सकता है। एक ही जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिज़नेसमैन है, जो एक्सपोर्टर है, उसको ये सारा कुछ ही खुद करना पड़े। बिज़नेस में तो हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, तो बिज़नेस के लिए तो ये एक ही प्रोसेस है। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप ये समझें कि एक्सपोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। नंबर 1 जो डिपार्टमेंट होगा वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा। जिस तरह से लोकल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल होती है, सिमिलरली इंटरनेशनल मार्केट में भी किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, सेल भी करनी पड़ती है। मार्केटिंग होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास और ये उसकी प्राइस है, ये उसके बेनिफिट हैं, या जो भी क्वालिटी आप बयान करना चाहते हैं। जिस तरह से लोकल मार्केट में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को देखें तो वो टीवी पे, रेडियो पर, न्यूज़पेपर पे, मैगज़ीन में, इंटरनेट के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसका मकसद सेल करना नहीं होता, उसको मार्केटिंग कहते हैं। कि लोगों के ज़हन में प्रोडक्ट का इमेज रहे, लोगों को इल्म में हो कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो सेल नहीं होती, वो जस्ट लोगों को ज़हन नशीन रखने के लिए बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट कोक, पेप्सी, जिसको हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब जानते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। इसके बावजूद वो हर प्रोडक्ट से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उनकी करते हैं कि जो लोगों को याद है वो याद भूल ना जाए, और वो याद हमेशा याद है, वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये चीज़ें लोगों के ज़हन में जमी रहें। तो मार्केटिंग तो होगी कि आपने अपनी प्रोडक्ट को लोगों को ज़हन में रखना है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सिमिलरली इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट की जो नो हो है वो होनी चाहिए। जो आपके टारगेट कस्टमर है उनको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इस सप्लायर के पास, इस एक्सपोर्टर के पास। तो ये मार्केटिंग है। उसके बाद सैम्पलिंग आती है। सैम्पलिंग में जब भी कोई इंटरेस्टेड होगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट को जानता है, अगर वो आपसे लेना चाहता है, आपसे इंपोर्ट करना चाहता है, तो वो उसकी सैम्पलिंग करवाएगा। एक्सपोर्ट में सैम्पलिंग के ऊपर भी हैवी कॉस्ट खर्च होती है, और ये एक ज़रूरी, मतलब इसके बगैर एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं। कोई भी बंदा बगैर देखे आपके सैंपल को उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट मार्केटिंग जब होगी तो उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे उनके साथ फिर सैम्पलिंग का प्रोसेस भी होगा। ये सेकंड स्टेप है। सैम्पलिंग के बाद फिर सेल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो यही डिपार्टमेंट करेगा। यानी एक ही डिपार्टमेंट, इसको हम डिपार्टमेंट 1 कह देते हैं, इसको डिपार्टमेंट 2 कह देते हैं। ये मैं जॉब के लिए बात कर रहा हूँ अभी।
तो डिपार्टमेंट 1 जो है वो मार्केटिंग भी करेगा प्रोडक्ट की, वो सैम्पलिंग भी करेगा, वो सेल भी करेगा, वो परफॉर्मेंस वाइज पे भी वर्किंग करेगा, वो कंसाइनमेंट को प्रिपेयर करवाने में भी काम करेगा कि जब ऑर्डर मिल जाएगा तो वो कंसाइनमेंट मार्केट से उसने उठानी है तो वहाँ से ख़रीदेगा, खुद मैन्युफैक्चर करवानी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाके उसको लुक आफ्टर करेगा, देखेगा, उसकी क्वालिटी चेक करेगा, उसका टाइम जो दिया गया जिस टाइम में उसने शिप होना उसके लिए केयर करेगा कि विद इन टाइम सारी कंसाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 काम ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट 1 यानी कि जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होगा वो इन 5 चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र कर रहा होगा, इन 5 चीज़ों को फोकस कर रहा होगा कि अपनी मार्केटिंग कर रहा होगा, फर्दर और ऑर्डर लेने के लिए सैम्पलिंग कर रहा होगा उन लोगों के साथ जो उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, सेल जो कि जिसमें नेगोशिएशन वगैरह हो सकती है, डिफरेंट टर्म्स को डिसाइड करना होता है वो कर रहा होगा उन लोगों के साथ, और ये सारे प्रोसेस वही होंगे जो लोकल मार्केट में भी उनको सेल करने के लिए करने पड़ते हैं। परफॉर्मेंस वाइज प्रिपेयर करेगा, जब सेल मैच्योर हो जाएगी तो परफॉर्मेंस वाइज बनाएगा। परफॉर्मेंस वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें उसकी प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, बायर सेलर के नाम और वो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जो सेल के लिए डिसाइड होती हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो परफॉर्मेंस वाइज भी यही डिपार्टमेंट 1 यानी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा, और फिर अगर ऑर्डर मिल जाता है तो उस जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है जिसका ऑर्डर मिला है उसकी तैयारी भी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट करवाएगा। अब यहाँ तक तो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, वो इसको प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा डिपार्टमेंट भी होगा जो कि डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है। अब दूसरा डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जब सैंपल अप्रूव हो जाएगा और सेल कंफर्म हो जाएगी कि जी बायर इंटरेस्टेड है इस रेट के ऊपर, और वो रेट क्या होगा, वो एक्स वर्क्स रेट होगा कि जिस जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ का रेट होगा। अब ये जो एक्स वर्क्स क्या है ये इन कोड टर्म में आता है, इन कोड टर्म को आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है एक्सपोर्ट का, लेकिन इस प्रोसेस में जो जो चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं वो फिर जब प्रोसेस समझ होगा तो आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी महसूस करेंगे। तो अब परफॉर्मेंस वाइज तो सेल डिपार्टमेंट ने अपने एंड के ऊपर जो उसकी प्राइस है, एक्स वर्क प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है, बायर सेलर का नाम पता, ये सब चीज़ें कर ली। लेकिन चूँकि इस परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर इंपोर्टर ने एलसी खोलनी है, लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर ने करवाना है, और वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा वो इस परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर बेस कर रहा होता है। इंपोर्टर अपने पास से कोई एलसी नहीं खुलवा सकता जब तक कि उसके पास परफॉर्मेंस वाइज नहीं होगा, और परफॉर्मेंस वाइज में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी अगर एक्सपोर्टर उनको केयरफुली यहाँ पे हैंडल नहीं करता और कुछ चीज़ें मिस कर जाता है तो वो जो भी यहाँ पे गलती करेगा वही गलती एलसी में आ जाएगी, क्योंकि इंपोर्टर ने एलसी इस परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर खुलवाई है। तो जो गलती यहाँ पर होगी वही एलसी में आएगी, और उसके बाद जब पेमेंट स्टॉप होगी उस कंसाइनमेंट की तो इंपोर्टर कहेगा कि मैंने तो एलसी के हिसाब से चलना है, तो एलसी आपके परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर खुली थी, तो आपके परफॉर्मेंस वाइज में जो गलती है वो अब यहाँ पे आपको फेस हो रही है। तो अब ये जो परफॉर्मेंस वाइज है इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन जो एलसी के अंदर आनी है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उन इस परफॉर्मेंस वाइज की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या एलसी एट साइट होगी, यूजेंस होगी, उसमें कुछ डेज़ के बाद की पेमेंट होगी, मतलब एलसी की क्या टर्म्स होंगी और पेमेंट की क्या टर्म्स होंगी, इंश्योरेंस के लिए क्या, तो जितनी भी टर्म्स होंगी वो ये दूसरा जो डिपार्टमेंट होगा जिसको हम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कह सकते हैं वो इनको बताएगा। नॉर्मली जितने भी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं उनका जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया होता है एलसी टर्म्स एंड कंडीशन का, जिसमें 10-12 पॉइंट उन्होंने लिखे होते हैं कि एलसी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए ये नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये टर्म्स एंड कंडीशन इस परफॉर्मेंस वाइज के अंदर या तो लिखी जाएंगी या फिर इसके साथ ये पेपर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस परफॉर्मेंस वाइज करके अटैच कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट ए अटैच है और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस वाइज नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो। अच्छा, इससे पहले जब सेल
मैच्योर हो रही होगी तो यहाँ पे चूँकि एक्स वर्क्स प्राइस दे रहा है, जो एक्सपोर्टर है वो अपने बायर को एक्स वर्क्स प्राइस दे रहा है कि ये मेरी प्राइस ये है। अब यहाँ से आगे अगर आप इसको खुद देखना चाहते हैं तो इसके लॉजिस्टिक को खुद हैंडल कर लें। अगर मेरे पे छोड़ते हैं तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या कॉस्ट आएगी, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी ऐड होगी। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने मार्केटिंग कर ली, सैम्पलिंग कर ली, सेल मैच्योर कर ली, लेकिन सेल के साथ अब जो लॉजिस्टिक का पोर्शन है, ये जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होगा जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है वो इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ से सेल के आगे से लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का काम शुरू होगा। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अब यहाँ पे चेक करेगा कि अगर बायर चाहता है कि हम इसका फ्रेट इसमें ऐड करें कि प्राइस, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में मैं बैठा हूँ तो मैंने अपने लाहौर की प्राइस दी है कि जो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है वो एक्स लाहौर है। तो इसका मतलब कि लाहौर से आगे अगर उसने यूएसए में जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो न्यूयॉर्क तक का जो फ्रेट होगा या जो भी लॉजिस्टिक के एक्सपेंस होंगे वो कौन पे करेगा। तो अगर तो वो एक्सपोर्टर पे करेगा तो वो इसके प्राइस में ऐड कर लेगा। लेकिन दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि इंपोर्टर कहे कि भी मैं अपना फ्रेट फॉरवर्डर पॉइंट कर लेता हूँ, वो आपके वेयर हाउस से इस कंसाइनमेंट को उठाएगा और आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, आगे वो खुद ही एक्सपोर्ट कर लेगा। तो अब ये जो डिसीजन है ये इंपोर्टर का डिसीजन है, लेकिन इंपोर्टर चेक करने के लिए कह सकता है एक्सपोर्टर को कि भाई आप ऐसे करो कि आप इसमें अपना जो न्यूयॉर्क तक जो C&F प्राइस है जिसमें कॉस्ट एंड फ्रेट आता है, तो आप न्यूयॉर्क तक की प्राइस दे दो। तो मैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर से भी चेक कर लेता हूँ कि वो क्या लाहौर से न्यूयॉर्क तक का फ्रेट लेता है, और आप भी चेक कर लो तो जो लोअर साइड पे होगा वहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे फिर जो सेकंड डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट या डॉक्यूमेंटेशन का जो डिपार्टमेंट है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो उसका फ्रेट होगा उसको चेक करेगा, बाई एयर जाना है या बाई सी जाना है, जो भी कंडीशन होगी, बाई पोस्ट पार्सल जाना है। तो ये डिफरेंट टर्म जो हैं ये भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीक़ों से एक्सपोर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक वाले फ्रेट ऐड करेंगे, यहाँ पे सेल्स वाले अपनी प्राइस ऐड करेंगे, जो एक्स वर्क प्राइस है, जो फ्रेट है लॉजिस्टिक वाले ऐड करेंगे। तो ये दोनों जब प्राइसेस मिलेंगी तो वो परफॉर्मेंस वाइज कंप्लीट हो जाएगा जो C&F न्यूयॉर्क होगा। अब ये परफॉर्मेंस वाइज जाएगा इंपोर्टर को LC खोलने के लिए। जब परफॉर्मेंस वाइज LC खोलने के लिए भिजवाया जाएगा तो फिर लॉजिस्टिक वालों की यहाँ पे इनपुट ऐड होगी कि इस LC के अंदर कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारी फेवर में है, जिससे हमारी पेमेंट सिक्योर रहे, वो हमने ऐड करनी है। तो जब वो टर्म्स एंड कंडीशन जो ऐड करनी है LC में वो भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा और वो परफॉर्मेंस वाइज के साथ अटैच कर दी जाएंगी। इसके बाद LC खुल जाएगी, इंपोर्टर ने LC खोल दी। अब जब इंपोर्टर LC लाइट बंद हो गया, सॉरी इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं नेक्स्ट, क्योंकि मेरा AC बंद हो गया और गर्मी में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूशन है ये पिछली वीडियो की। तो हम पहुँचे थे कि जब परफॉर्मेंस वाइज के साथ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करके उसको इंपोर्टर को भिजवा दिया जाएगा परफॉर्मेंस वाइज, तो इंपोर्टर फिर उस परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर LC खोलेगा। जब LC खुल जाएगी तो वो LC वापस एक्सपोर्टर को मिल जाएगी थ्रू बैंक। अब ये बैंकिंग का क्या चैनल है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब LC जब एक्सपोर्टर को मिलेगी तो एक्सपोर्टर उसके ऊपर अपनी जो कंसाइनमेंट जिसका ऑर्डर उसको मिला है उसको प्रिपेयर करवाना शुरू कर देगा। अब ये कंसाइनमेंट जो हमने शिप करनी है ये भी इस एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की, यानी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस ऑर्डर को प्रिपेयर करवाए और पैक करवाए और रेडी करके तो लॉजिस्टिक वालों को हैंड ओवर कर दे ताकि वो इसकी शिपमेंट कंटेनर वगैरह जो भी अरेंज करना है वो कर सकें। तो जब कंसाइनमेंट पैक हो जाएगी, जो उसकी एक्चुअल पैकिंग है अदर देन कंटेनर यहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट तैयार होके पैक होके रेडी हो गई और अब ये एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट इसको हैंड ओवर कर देगा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के पास।
तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इसको फिर जो भी इसको बाई एयर करना है, बाई सी करना है, तो जो भी मीन्स ऑफ इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो यहाँ पे लॉजिस्टिक इसकी अरेंज करेगा। और इस अरेंजमेंट के बाद इसकी कस्टम क्लियरेंस होगी, पोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट है या सी पोर्ट है, तो कस्टम क्लियरेंस के बाद इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कस्टम वाले इशू का जो एयरवे बिल होगा या बिल ऑफ लेडिंग होगा इस कंसाइनमेंट का, उसके साथ जो इनवाइसेस हैं, पैकिंग लिस्ट है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी डिटेल भी आगे जाएगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे और ये डॉक्यूमेंट्स भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, वो बैंक की तरफ चले जाएंगे, बैंक को फॉरवर्ड किए जाएंगे, जहाँ पे उनकी नेगोशिएशन यानी कि वो बैंक उसको चेक करेगा कि ये एज़ पर एलसी जो रिसीव हुई थी उसके मुताबिक ठीक डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर वो डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है तो बैंक दो तरीके होते हैं, या तो बैंक उसी वक्त उसकी पेमेंट वहाँ पे कर देता है अपने पास से, और जब एक्सपोर्टर की पेमेंट आती है जिसमें 10-15 दिन लग सकते हैं, तो उस का जो डिफरेंस होता है एक्सचेंज रेट का, कि जैसे डॉलर आज के रेट से जो उसने बैंक ने हमें पेमेंट कर दी एक्सपोर्टर को, और जब पेमेंट आनी है तो अब आज के डॉलर रेट और उस दिन का जो डॉलर रेट है उसका जो डिफरेंस होगा वो बैंक चार्ज कर लेगा, और जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा उतने दिनों का वो भी चार्ज कर लेगा। नंबर 1 तो यह है कि बैंक सेम डे जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं बैंक को उसी वक्त पेमेंट कर सकता है। नंबर 2, आप वो जो इंटरेस्ट है बैंक को उतने दिन का ना पे करें, और जिस वक्त आपकी पेमेंट एक्चुअली 10-15 दिन बाद आए तो आप बैंक से वो पेमेंट अपनी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहरहाल आपको बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे, ताकि वो जिस बैंक ने एलसी खोली है उसको भिजवाए, और वो बैंक जो है जो इम्पोर्टर है उसको डॉक्यूमेंट्स दे, ताकि वो अपनी कंसाइनमेंट क्लियर करा सके और पेमेंट कर दे उसकी। तो ये जो पेमेंट का प्रोसेस है बैंक टू बैंक, इसको भी आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर जब बैंक से आपकी पेमेंट मिल गई है तो अब आपकी जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने जो यहाँ से काम शुरू किया था कि आपने अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कुछ लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें से किसी ने इंटरेस्ट लिया कि ठीक है जी मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ आपसे, तो आप मुझे सैम्पलिंग करवाएं। तो पहले तो आपने इंट्रोडक्शन करवाना है अपनी प्रोडक्ट का, सेकेंडली आपने सैम्पलिंग करवानी है अपनी प्रोडक्ट की, थर्डली फिर अगर वो सैम्पलिंग अप्रूव हो जाती है तो फिर सेल नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी उस प्रोडक्ट के लिए। तो सेल नेगोशिएशन जब शुरू होगी तो जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस तो नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन वो उसका फ्रेट नेगोशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपोर्टर को पता ही नहीं है कि इसके ऊपर कितना फ्रेट आएगा। और ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे ऑयल की प्राइसेस चेंज होती हैं तो तब भी फ्रेट चेंज हो जाएगा, कोई और उसमें लॉजिस्टिक की साइड पे चीज़ चेंज होगी तो भी फ्रेट चेंज हो जाएगा। जैसे आजकल कंटेनर वैसे शॉर्ट है, कोविड-19 की वजह से चाइना ने बहुत सारे कंटेनर डंप कर लिए हैं अपनी एक्सपोर्ट के लिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में वैसे कंटेनर की कॉस्ट बढ़ चुकी है, फ्रेट बढ़ चुका है। तो अब ये जो फ्रेट है ये यहाँ पे एक्सपोर्ट वालों को नहीं पता, तो वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो करंट रेट चल रहा है आप किस रेट के ऊपर बुक करते हैं कंटेनर, तो वो हमें बताएं ताकि हम इनको अपनी प्राइस के अंदर वो ऐड करके जो C&F कॉस्ट है वो दे सकें। तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट फ्रेट देगा उस कंसाइनमेंट का और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट उसकी प्राइस फाइनलाइज करेगा, और दोनों को प्लस करके परफॉर्मेंस वाइज बायर को या इंपोर्टर को भिजवा दिया जाएगा कि जी ये फाइनल परफॉर्मेंस वाइज है, इसमें इतनी कॉस्ट है गुड्स की और इतना फ्रेट ऐड है और टोटल अमाउंट ये बनती है। तो जब ये परफॉर्मेंस वाइज इंपोर्टर को मिलेगा तो इस परफॉर्मेंस वाइज के साथ एक एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन के एलसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्टर ने ऐड करनी है जो कि एक्सपोर्टर की पेमेंट को सिक्योर करे, तो वो ऐड होंगी। नॉर्मली परफॉर्मेंस वाइज में बायर सेलर का नाम होता है, उसकी प्रोडक्ट की डिटेल होती है, क्वांटिटी होती है, यूनिट प्राइस होती है और टोटल अमाउंट होती है। तो ये कुछ चीज़ें एक्सपोर्टर ने खुद ही यहाँ पे फॉर्मुलेट कर ली कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी इसको चाहिए, इस रेट के ऊपर इतनी टोटल अमाउंट बनेगी।
लोकल मार्केट में भी जब आप सेल करते हैं तो इसी तरह से अपने सेल डीड को फॉर्मुलेट करते हैं कि जी आइटम है, उसकी क्वांटिटी है, रेट है और टोटल अमाउंट इतनी बनती है, तो आप ये अमाउंट हमें ट्रांसफ़र कर दें, चेक दे दें, तो हम आपको चीज़ें डिस्पैच कर देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि बायर सेलर में ट्रस्ट होता है कि ठीक है जी नज़दीक है, कौन सा भाग जाएगा पेमेंट लेके, तो पेमेंट कर देते हैं, चीज़ आ जाती है। अब इंटरनेशनल मार्केट में दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते कि इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है। अगर इंपोर्टर इसको पेमेंट कर दे तो एक्सपोर्टर हो सकता है भाग जाए पेमेंट लेके, या एक्सपोर्टर इसको शिपमेंट कर दे कि जी पेमेंट आप बाद में कर दे तो हो सकता है ये भाग जाए पेमेंट लेके और इसका माल चला जाए। तो इसलिए दोनों को ट्रस्ट नहीं है। तो परफॉर्मा वाइज एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने बना लिया, और इस परफॉर्मा वाइज के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सजेस्ट करेगा कि इसके अंदर ये एलसी के अंदर कंडीशन होनी चाहिए ताकि हमारी पेमेंट ना फंस जाए। सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर हो रही होती है। जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है वो उसमें लॉजिस्टिक भी होती है, उसमें एलसी के लिए भी जो सजेशन होती हैं वो भी होती हैं। ये डिपार्टमेंट एलसी बैंक से रिसीव करता है, फिर उस एलसी के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को बैंक से नेगोशिएट कराया जाता है, पेमेंट को प्रोसेस कराया जाता है, पेमेंट रिसीव की जाती है, और फिर जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट होती है किसी एक साल के अंदर, स्टेट बैंक हर एक्सपोर्टर को ये फैसिलिटी देता है कि भी आपकी टोटल जो एक्सपोर्ट एक साल में हुई है, आप सेकंड ईयर में मुझे उस एक्सपोर्ट अमाउंट जितनी टोटल है आपकी, उसके ऊपर मैं आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो 2-3%, 5% जो भी ईयर टू ईयर स्टेट बैंक अनाउंस करता है, तो मैं आपको कम रेट के ऊपर उतना लोन दे दूंगा जितनी आपने एक्सपोर्ट की है। तो यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की स्कीम है जिससे आप जब आप एक साल की पेमेंट इकट्ठी कर लेंगे तो फिर आप रीफाइनेंस के लिए स्टेट बैंक को थ्रू कमर्शियल बैंक जो भी आपका बैंक होगा अप्लाई कर सकते हैं कि जी हमें इतना लोन दे दें, और वो नॉमिनल से इंटरेस्ट रेट के ऊपर है। तो ये एक बेनिफिट होता है। एक्सपोर्टर को बहुत सारे बेनिफिट हैं जो जिसकी वजह से अगर आप पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में देखें कि जितने भी रिच लोग होंगे वो अदर दैन रियल स्टेट को निकाल के, तो जितने भी रिच लोग पाकिस्तान में देखेंगे वो सब एक्सपोर्टर हैं। वो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हों, लेदर के हों, वो सर्जिकल आइटम के हों, वो स्पोर्ट्स आइटम के हों। हर रिच आदमी जो टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान में अदर दैन रियल स्टेट के, वो एक्सपोर्टर है। क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में एक तो आपको अपनी प्रोडक्ट जो लोकल मार्केट में कम कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल हो जाती है। दूसरा, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आता है उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। एक्सपोर्टर डेली अपने एक्सचेंज रेट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक एक पैसा जब कम या ज़्यादा होता है तो एक्सपोर्टर अगर ज़्यादा होता है, एक पैसा भी अगर डॉलर और रुपीज़ के एक्सचेंज रेट में ज़्यादा हो जाए तो वो खुशी से निहाल हो जाता है, जबकि कम होने पे उसको बिल्कुल वो समझता है कि जी इतना लॉस हो गया। क्योंकि उसकी जितनी भी एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट होती हैं उनकी टोटल जब वो करता है, जैसे मैंने बताया कि 25-30 कंसाइनमेंट किसी भी एक्सपोर्टर को नॉर्मली डेली उनके इतने कंटेनर निकल रहे होते हैं। और ये तो मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी क्या सिचुएशन है वो यकीनन इससे बहुत ज़्यादा आगे होगी। तो इस तरह से ये एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको जॉब के नुक्ता नज़र से देखें, ये तो है कि अगर आप जॉब के नुक्ता नज़र से देखें तो आपको दो तरह की जॉब मिल सकती है। या तो आपको यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है, और यहाँ पे आपको वही मार्केटिंग, सेल्स के टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो कर सकते हैं वो करना पड़ेगा, सैम्पलिंग करवानी पड़ेगी। फिर कंसाइनमेंट की जो मर्चेंडाइज़र होते हैं जो कंसाइनमेंट को प्रिपेयर करवाते हैं, खड़े रहते हैं सारा दिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, उनकी तैयारी होती है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, उसकी पैकिंग को केयरफुली हैंडल किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में हो रहे होते हैं। तो एक जॉब तो ये अवेलेबल होती है जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के एक्सपोर्ट करने के लिए होती है, यानी जो सेल्स मार्केटिंग टाइप की जॉब है। दूसरी जॉब एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड होती है, जहाँ पे लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होती है, एलसीज इन्वॉल्व होती हैं, बैंकिंग होती है, कस्टम क्लियरिंग एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस होती है। तो इस तरह से ये
दूसरा डिपार्टमेंट है। और अगर कोई छोटी कंपनी है तो पॉसिबल है कि ये दोनों किस्म के काम एक ही जगह पे हो रहे हैं और एक ही मैनेजर दोनों को हैंडल कर रहा हो, कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहा हो और डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा हो सॉरी। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी जब एक्सपोर्ट शुरू करती है तो जल्दी उसको 2, 4, 6 माह में उसका वॉल्यूम इतना हो जाता है कि वो इस तरह के एम्बिग्विटी में नहीं पड़ती कि हर काम ये एक्सपोर्ट मैनेजर ही करे। तो वहाँ पे फ़ौरन ही इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है कि एक्सपोर्ट वाले सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर कंसंट्रेट करें और ऑर्डर अचीव करने की कोशिश करें, और उसके पीछे जितना भी काम है वो दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया जाए और वो उसको लोकली यहाँ पे मतलब इन हाउस बैठ के तो इन एक्टिविटी को लुक आफ्टर करें, और ये डिपार्टमेंट इनको डिस्टर्ब ना करे ताकि एक्सपोर्ट की जो सेल है वो कम ना हो। तो यहाँ पे अपने प्रॉब्लम होते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड के जी, कंसाइनमेंट में कुछ क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आ गए, कुछ पैकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, कुछ जो भी और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं। तो जिसके लिए एक्सपोर्ट वालों की भाग दौड़ लगी रहती है कि कंसाइनमेंट रुक गई है, कंसाइनमेंट में कोई डैमेज क्लेम किया जा रहा है, कुछ रिबेट क्लेम किया जा रहा है, कुछ इस तरह की और चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये एक सेपरेट फंक्शन है एक्सपोर्ट का, और ये एक सेपरेट फंक्शन है। लेकिन जब भी एक्सपोर्ट को A to Z देखा जाएगा कि जी टोटल एक्सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, तो एक्सपोर्ट में पहले आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, फिर आप उसकी सैम्पलिंग करते हैं, फिर आप उसकी सेल करते हैं। जब सेल मैच्योर होती है तो उसमें फिर सेल प्लस लॉजिस्टिक दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि इसकी सेल प्राइस क्या है और इसका फ्रेट क्या है। तो इसकी बेस के ऊपर परफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है, और परफॉर्मा इनवॉइस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें LC की टर्म्स ऐड नहीं कर दी जाती। यानी लोकल परफॉर्मा इनवॉइस और इंटरनेशनल जो आपने LC खोलने के लिए भिजवाना है उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि इंटरनेशनली जब आप परफॉर्मा इनवॉइस किसी को देंगे तो उसमें LC के लिए आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कि LC में ये चीज़ें ऐड होंगी तो हम LC एक्सेप्ट करेंगे, तो वो ऐड होंगी। इसके बाद जब LC इंपोर्टर खोल देगा और वो एक्सपोर्टर को मिल जाएगी तो फिर कंसाइनमेंट की तैयारी है और उसकी पैकिंग वगैरह, और ये सब कुछ रेडी करके वो फिर इस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे कि भाई इसको शिप करो। यहाँ से ये पोर्ट तक जाएगी, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगी, वहाँ पे कस्टम से जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उनकी बेस के ऊपर उसके जो इनवॉइसेस और पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रिपेयर किए जाएंगे। और ये सारी प्रिपरेशन LC की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हो रही होती हैं। LC में कुछ चीज़ें एक्सपोर्टर जैसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करता है, तो इंपोर्टर की तरफ से भी कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होनी चाहिए तो ही मैं डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करूँगा। वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा तो पेमेंट होगी, अगर वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाती तो वो पेमेंट स्टॉप कर सकता है। तो ये सारी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही होगी वो एज़ पर LC टर्म्स एंड कंडीशन हो रही होती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स अगर ये क्लीन डॉक्यूमेंट्स हैं तो बैंक उसको एक्सेप्ट करके पेमेंट उसी वक्त कर दे या 10 दिन बाद कर दे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसकी पेमेंट हो जाएगी और पेमेंट फिर आपकी फर्दर एक्सपोर्ट के लिए आपको गवर्नमेंट से कुछ लोन जो डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल होते हैं उसके लिए फैसिलिटेट कर देगी। तो ये टोटल एक्सपोर्ट का प्रोसेस है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो यहाँ पे नंबर 1 तो लॉजिस्टिक के आपका फ्रेट फॉरवर्डर है, फ्रेट फॉरवर्डर ऐड होगा। नंबर 2 यहाँ पे कस्टम क्लियरिंग एजेंट ऐड होगा। और नंबर 3 यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होगा। तो अब ये जो 3 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ये आपके पूरे सिस्टम को फैसिलिटेट कर देंगे, आसानियाँ पैदा कर देंगे। तो वो लोग जो एक्सपोर्ट से डरते हैं कि जी एक्सपोर्ट में बहुत सारे प्रोसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है और पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो ऐसी कोई बात नहीं। जितने ये तीनों जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ये आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये आपको सर्विस देने के लिए बैठे होते हैं।
ये आपसे चार्ज करते हैं, आप इनको पे कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी को पे करते हैं तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, उससे कोई गाइडेंस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, उसकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर से फ्रेट के लिए नेगोशिएट करते हैं कि यार ये मैंने कंसाइनमेंट डिस्पैच करनी है, तो आप बताएं कितना फ्रेट ऐड होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन वो आपको दे सकते हैं कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब डिसीजन आपने लेना है कि वो जो भी गाइडलाइन दे रहा है तो उसमें से क्या बेस्ट पॉसिबल है, जिसके ऊपर बायर को ये कंसाइनमेंट मिनिमम पॉसिबल रेट के ऊपर डिलीवर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जितना आप बेहतर नेगोशिएट कर सकेंगे तो उस ये जो सेल प्राइस है वो उतनी कम हो जाएगी। आपने अपनी कॉस्ट तो यहाँ पे चार्ज कर ली कि मेरी कॉस्ट ये है। अब जो फ्रेट है अगर आप उसमें कुछ डिस्काउंट देख लेते हैं, सोर्स कर लेते हैं, तो वो डिस्काउंट इंपोर्टर को फ़ायदा देगा और इंपोर्टर नेक्स्ट आपको फिर ऑर्डर देने में सहूलत महसूस करेगा कि यार यहाँ से मुझे फ्रेट कम आता है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो मुझे इन्हीं से इंपोर्ट करनी चाहिए। किसी और कंट्री में जाएगा तो पॉसिबल है वहाँ पे फ्रेट बढ़ जाए। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर को आप हैंडल कर सकते हैं, उससे रेट कम से कम करवा सकते हैं, या इंपोर्टर ख़ुद अपने फ्रेट फॉरवर्डर से अपने एंड के ऊपर अपने कंट्री में किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर कर सकता है कि वो किस तरह से रेट को कम से कम कर सकते हैं। और फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली इस सारे सिनेरियो में ऐड ही इसलिए हुए थे कि हम एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को लोअर प्राइस के ऊपर उनकी कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अदरवाइज़ तो इससे पहले लॉजिस्टिक का सिस्टम जो है वो सिंपल होता था कि एक्सपोर्टर ने खुद ही रेट डिसाइड किए और जो रेट है प्राइस में ऐड किए और वो प्राइस फाइनल होके आगे चली गई और इंपोर्टर ने उसी पे किया और ले लिया। लेकिन उसके बाद फिर जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई लॉजिस्टिक की सिस्टम में और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, तो उन्होंने सोचा कि ये जो हमारा लॉजिस्टिक का सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, तो क्यों ना इस कॉस्ट इफेक्टिव में जो सेविंग हो रही है वो आगे ट्रांसफ़र की जाए, जो हमारे कस्टमर है उनको ट्रांसफ़र की जाए और अपने सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाए। तो जब आप कॉस्ट सेविंग किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे बिज़नेस बढ़ता है। तो जैसे लॉजिस्टिक वालों को जो बेनिफिट, जो लॉजिस्टिक की एडवांसमेंट के बेनिफिट थे, जो सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के, सप्लाई चेन के जो बेनिफिट थे वो यहाँ पर अचीव हुए, तो उन्होंने वो बेनिफिट कुछ उसका पोर्शन कस्टमर को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया और कस्टमर से कहा कि जी हम आपको ये जो ऑप्शन है इनकी बेस के ऊपर रेट कम कर सकते हैं। तो फिर ये चीज़ें ऐड हुई हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो बाहर यहाँ पे लॉजिस्टिक में फ्रेट फॉरवर्डर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और पूरी वो आपको असिस्टेंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं और लोअर रेट के ऊपर आप किस तरह से जा सकते हैं ये सब फैसिलिटेट वो करते हैं। उसके बाद कस्टम क्लियरिंग एजेंट होते हैं, ये भी आपकी फैसिलिटेट करते हैं कि आप किस तरह से अपनी कंसाइनमेंट की जो कोडिंग है, जो HS कोड है, उसको आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा मतलब इसमें कुछ लीगल इलीगल टाइप का कंसेप्ट भी आ जाता है जो मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं बता सकता। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी इंपोर्ट होती हैं जिनके जो एक्चुअली कुछ और होती हैं लेकिन उसके ऊपर HS कोड कुछ और लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 रुपये किलो वाला एक क्रूड फॉर्म में फ्रेगरेंस इंपोर्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अगर वो 50,000 रुपये किलो इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में, तो आप उसके HS कोड को चेंज करके उसको, अगर फ्रेगरेंस है क्रूड फॉर्म में कोई, और आप उसको कोई बके मेंशन कर दें और उसकी प्राइस हो जाए 2,000 रुपये किलो, तो अब वो जितनी भी उसके ऊपर ड्यूटीज़ और डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट होनी है वो उस रेट के ऊपर होनी है जो HS कोड आपने लिखा होता है। एक्सपोर्ट में HS कोड आपके एंड पे तो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब यही चीज़ आपके इंपोर्टर के पास जाएगी तो वहाँ पे वो जो HS कोड आपने लिखा होता है वहाँ पे वो इन्वॉल्व होता है। तो उसके एंड पे जो भी उसकी कॉस्ट आनी है वो बेस करती है आपकी कस्टम, यहाँ पे जो कस्टम क्लियरेंस हो रही है वो किस हेड में हो रही है। तो अगर आप
का जो बायर है, जो आपसे इंपोर्ट कर रहा है, वो आपसे कहता है कि भाई आप ये जो फैब्रिक आप मुझे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसको इस HS कोड में डालें, जबकि आप समझते हैं कि ये इस HS कोड की है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैनिपुलेट हो जाती हैं। तो इस तरह मतलब मैं कुछ अनएथिकल नहीं बता रहा, मैं जो मार्केट की प्रैक्टिस है वो बता रहा हूँ कि मार्केट में कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी भी होती हैं जिनको बताया नहीं जा सकता। लेकिन जब आप अपने किसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट से बात करते हैं या जो आपके इंपोर्टर की डिमांड है उसको डिस्कस करते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी सजेशन जो वर्केबल होती हैं वो गाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट से बेनिफिट ले सकते हैं कि जो आपका इंपोर्टर डिमांड कर रहा है या जिसमें उसका बेहतर फ़ायदा है, क्योंकि आपने उसे नेक्स्ट ऑर्डर लेना है। आपने इंपोर्टर को इसीलिए फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि आपने उसे नेक्स्ट ऑर्डर भी लेना है। अगर इंपोर्टर को एक ही सप्लाई के अंदर इतना उसका ख़र्चा हो जाए या उसकी प्राइस कॉस्ट इतनी बढ़ जाए कि वो आगे मार्केट में अपनी मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल ना कर सके, तो नेक्स्ट वो कभी भी आपसे वो चीज़ नहीं मंगवाएगा, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट की प्रैक्टिस में चल रही होती हैं कि हमने मतलब उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मतलब मैं चूँकि ये वीडियो अवेलेबल रहनी है यूट्यूब पे, तो कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती, तो वो चीज़ें आप यहाँ कस्टम क्लियरिंग एजेंट से डिस्कस कर सकते हैं और कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे भी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी पार्टी बैंक इन्वॉल्व होता है। बैंक भी आपको फैसिलिटेट करता है, ये भी आपसे चार्ज कर रहा होता है, ये भी आपकी हेल्प करने के लिए बैठा होता है। आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो बैंक बताने को तैयार होते हैं। और ये तीनों जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, ये तीनों आपकी सर्विसेज के लिए इन्वॉल्व होते हैं। मकसद बताने का यह है कि एक्सपोर्टर या इंपोर्टर अकेला नहीं होता। अगर वो प्रोसेस को नहीं जान रहा होता तो टोटल प्रोसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इन तीन लोगों के ऊपर बेस कर रहा होता है कि या तो आपने खुद कुछ करना है और आपने जो करना है वो काम करना है जो आप लोकल मार्केट में भी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं जो लोकल मार्केट में जिस तरह से डील कर रहा हूँ अपने कस्टमर को, ऐसे मैं इंटरनेशनल मार्केट में मैं अपने कस्टमर को डील कर रहा हूँ। अब लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में जो डिफरेंस है ट्रांजैक्शन में, वो इन तीन जगहों पे है कि लोकल मार्केट में फ्रेट फॉरवर्डर ऐड नहीं होते, लोकल मार्केट में क्लियरिंग एजेंट ऐड नहीं होते, बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब एक्सपोर्ट में होगा, इंपोर्ट में होगा। तो अगर होगा तो ये लोग आपके ऊपर नहीं बैठे, बल्कि ये आपको सर्व करने के लिए बैठे हैं। तो ये लोग अपना काम खुद करेंगे, काम भी करेंगे और आपको सजेस्ट भी करेंगे कि इस तरह से करेंगे तो ये आपका फ़ायदा। तो ये जो सारी सजेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिमिलरली ये मुझसे ज़्यादा आपको बताने के लिए तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि ये आपको चार्ज कर रहे होते हैं, मैं चार्ज नहीं कर रहा। तो हर वो इन्फॉर्मेशन जिसके मतलब आपका डाउट है वो आप इनसे पूछें। प्रोसेस सिंपल ये है, ये सारे का सारा प्रोसेस ऑर्डर रिलेटेड है, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं उस सूरत में जब आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई एसोसिएट ऐसा वहाँ पे अवेलेबल है जिसने आपसे इंपोर्ट करनी है। वो आपको कहता है कि यार ऑर्डर अवेलेबल है, बस आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाओ और मुझे एक्सपोर्ट कर दो। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये तो ख़त्म हो गया। तो अब रह गया ये प्रोसेस इतना कि जी आपने सिर्फ एक्सपोर्ट करनी है, ऑर्डर आपके पास अवेलेबल है। तो जब आपने एक्सपोर्ट करनी है तो उसमें आपको असिस्ट करने के लिए नंबर 1 मैं अवेलेबल हूँ, नंबर 2 फ्रेट फॉरवर्डर अवेलेबल है, नंबर 3 क्लियरिंग एजेंट अवेलेबल है, नंबर 4 बैंक अवेलेबल है। सबसे पहले बैंक के पास चले जाएंगे, जी एक्सपोर्ट करनी है, बताएं क्या करना है। तो वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देगा कि भाई इस तरह से अकाउंट खोलो, ये करो, ये करो। और नंबर 2 लॉजिस्टिक वाले के पास, फ्रेट फॉरवर्डर के पास चले जाएं कि भाई ये इतनी वॉल्यूम है या क्वांटिटी है या वेट है, इस जगह से इस जगह पे इसको एक्सपोर्ट करना है, वो आपको सारा कुछ बता देगा। और नंबर 3 फाइनली क्लियरिंग एजेंट है जिसने कस्टम क्लियरिंग करवानी है, उससे चले जाएं। तो ये सब लोग आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो आपको रिक्वायर्ड होगी, और आपका ये सारे का सारा प्रोसेस इसमें इसको
लॉजिस्टिक को फ्रेट फॉरवर्डर ने हैंडल कर लेना है। एलसी टर्म्स भी आपको बैंक वाले बताएंगे कि भी आपने जो एलसी खुलवानी है इंपोर्टर से उसमें ये चीज़ें ज़रूर ऐड करवाएं ताकि आपकी पेमेंट ना रुके। तो ये एलसी टर्म्स आपको बैंक इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद लॉजिस्टिक फ्रेट फॉरवर्डर हैंडल कर लेगा, कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैंडल कर लेगा। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन ईजी होती है, इनवाइस होती है, पैकिंग लिस्ट होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इशू कर देता। अब शायद इसका नाम चेंज हो गया, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये काम भी आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर होता है वो भी कर देता है। कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी इस तरह की सर्विसेज देते हैं। दोनों पार्टियां डॉक्यूमेंटेशन के लिए फैसिलिटेट करती हैं एक्सपोर्टर को कि अगर आप कभी कभार एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो आपको सारा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने हैं एक्सपोर्ट के वो आप कस्टम क्लियरिंग एजेंट से भी करा सकते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर से भी करा सकते हैं। तो ये आपको सारा कुछ करके एक पूरा पैक ऑफ पेपर जो है ओरिजिनल पेपर वो कंपाइल करके बाइंड करेंगे और आपसे कहेंगे सर ये आपका डॉक्यूमेंट्स है, एनवेलप के अंदर सीधे बैंक जाएं और अपनी पेमेंट ले लें। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स भी इनके ऊपर छोड़ सकते हैं या ख़ुद भी कर सकते हैं इनकी गाइडेंस के थ्रू। और नंबर 3 मैं खुद इनको आगे डिस्कस करूँगा कि इनवाइस कैसे बनती है, पैकिंग लिस्ट कैसे बनती है, और बाकी जो ई फॉर्म होता है, एक्सपोर्ट फॉर्म जो बैंक के थ्रू स्टेट बैंक को जाता है वो क्या होता है, क्या उसमें जस्ट हर फॉर्म के अंदर वही पर्टिकुलर होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप एक्सपोर्ट के लिए बनाएंगे उनके अंदर वही बायर, सेलर, प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, अमाउंट, फिर उसकी कंटेनर का नंबर, कहाँ से शिप हुई, कहाँ जाना है, बस ये डिटेल कुछ 8-10 पॉइंट बार बार हर डॉक्यूमेंट्स के अंदर वही होता है। तो डॉक्यूमेंट्स आप खुद बनाएं या इनसे कुछ सहूलत ले लें। बैंक नेगोशिएशन बैंक ने करनी है, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। पेमेंट बैंक का मसला है क्योंकि एलसी उसकी थी। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन भी आपको कोई ऐसा डर, खौफ या कोई ऐसी समझने वाली इसमें चीज़ नहीं कि जिसके लिए आप समझें कि जी मुझे कोई प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए या मैं कुछ। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप 10 दिन अगर डिपार्टमेंट में बैठेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले दिन ही नज़र आ जाएंगी, लेकिन इनको लिंक करने में आपको हो सकता है 8-10 दिन लग जाए अगर आप इस प्रोसेस को जानते हैं। जब आपको ये कहा जाएगा कि जी फ़लाँ फॉरवर्डर को ज़रा फ़ोन कर लें तो आपको ये तो पता होगा कि एक फ्रेट फॉरवर्डर है। फिर आपसे कहा जाएगा क्लियरिंग एजेंट को बुलाओ यार, तो आपको पता लगेगा क्लियरिंग एजेंट भी होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि क्लियरिंग एजेंट यहाँ आता है या फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ आता है या बैंक यहाँ आता है। तो प्रोसेस टू A to Z जो होगा कि पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो ये वाला प्रोसेस है। अब ये चीज़ें बड़ी आसानी से अगर जॉब में है तो आपको जॉब में समझ आ जाएंगी, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो तब भी ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि जिसके लिए आप परेशान हो। उम्मीद है आप इन्फॉर्मेशन को पसंद करेंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वंस इन ए वीक। अगर आप मेरे इस चैनल @jobbiz को देखें तो यहाँ पर कोई 500 से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट के ऊपर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, इंपोर्ट के ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन जो हैं वो प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन के लिए फ़िक्स हैं। फ्राइडे का जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से किसी एक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सैटरडे इंपोर्ट के लिए होगा और संडे जो है वो एक्सपोर्ट के लिए होगा। तो इस तरह से ये 7 डे जो वर्किंग है वो चलती रहेगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट में हमने लास्ट जो 2-3 लेक्चर थे तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब ये वाला पोर्शन जो सेल्स रिलेटेड है और कंसाइनमेंट को प्रिपेयर कराने का पोर्शन है, इसको हम फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक सेपरेट जो है सब्जेक्ट इसको नॉमिनेट करेंगे
इंटरनेशनल ट्रेड कह सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग कह सकते हैं। लोकल और इंटरनेशनल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। जो सेल्स के टैक्स, मार्केटिंग के टैक्स आप लोकल के लिए यूज़ करते हैं वही इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होते हैं। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे या सेपरेट इसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जिसमें आप किस तरह से सेल्स और मार्केटिंग के टैक्स यूज़ करते हुए ऑर्डर ले सकते हैं, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो जब हम इस पूरे पोर्शन को यहाँ से हटाएंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके साथ लगी है, वो है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, क्या चीज़ों का उसमें ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का, तो ये देखना ज़रूरी है। तो इसलिए इसको हम यहाँ से उठा के परफॉर्मा इनवॉइस को LC टर्म्स एंड कंडीशन प्लस परफॉर्मा इनवॉइस कर देते हैं, ताकि ये जो पोर्शन है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा LC टर्म्स एंड परफॉर्मा इनवॉइस, और यहाँ से ये निकाल देते हैं। तो अब जब हम इस पूरे पोर्शन को ख़त्म कर देंगे या इसको लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर कैसे लेना है, तो अब हमारे पास बचता है ये वाला पोर्शन जिसके ऊपर हमने फोकस करना है कि एक्सपोर्ट क्या होती है। तो ये टोटल एक्सपोर्ट है, ये तो सेल थी कि ऑर्डर कैसे लेना है। तो अब अगर ऑर्डर मिल गया है तो टोटल आपकी जो एक्सपोर्ट है वो ये वाली है। अब इसमें जो बचता है टोटल एक्सपोर्ट जिसको मैं कह रहा हूँ, इसमें किसी भी बंदे के लिए जो सीखने वाली चीज़ है वो देख लें। नंबर 1 लॉजिस्टिक है, नंबर 2 परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाना है, उसमें LC की कौन सी कंडीशन को लाजमी ऐड करना है, नंबर 3 ये लॉजिस्टिक किसी जगह में आ जाएगी, ये जो दोबारा लिखा हुआ है, और नंबर 3 कस्टम क्लियरिंग एजेंट को डील करना या कंसाइनमेंट को कस्टम से क्लियर करवाने के रिलेटेड है, नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, नंबर 5 बैंकिंग करनी है जिसने आपकी पेमेंट को प्रोसेस करवाना है या वहाँ से लेके आना है। तो इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ 5 टॉपिक हैं एक्सपोर्ट को समझने के लिए, एक्सपोर्ट को करने के लिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट में कुछ नहीं है। तो ये जो 5 टॉपिक है जिसमें लॉजिस्टिक्स है, ये आपके फ्रेट फॉरवर्डर ने हैंडल करनी है। नंबर 2 LC की टर्म्स एंड कंडीशन और परफॉर्मा इनवॉइस आपने इशू करना है। नंबर 3 कस्टम क्लियरेंस जो होगी कंसाइनमेंट की, वो आपके कस्टम क्लियरिंग एजेंट ने करनी है। नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर आपने करने हैं। नंबर 5 बैंक का जो प्रोसेस है पेमेंट का, वो बैंक ने करना है। तो अगर इन 5 को भी फर्दर कैटेगराइज कर लिया जाए, बाइफरकेट कर लिया जाए, तो इसका मतलब कि आपने परफॉर्मा इनवॉइस इशू करना है और आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं एक्सपोर्ट के, जो इसके ऊपर पेमेंट होनी है। तो ये जो 2 काम है ये आपके रिलेटेड हैं, और इन 5 में से बाकी 3 काम 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं या 3 डिफरेंट कंपनियों के हैं, जिनमें फ्रेट फॉरवर्डर होगा, कस्टम क्लियरिंग एजेंट होगा और बैंक होगा। और ये तीनों लोग अपना अपना काम खुद करेंगे। आपने जस्ट उनको असिस्टेंस देनी है कि जो पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करनी है, या जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी वो देनी है, और फाइनली उनकी पेमेंट उनको करनी है कि भाई ये आपके चार्जेस हैं जो आपने सर्विसेज मुझे प्रोवाइड किए हैं। तो अब जब हम इन 5 पॉइंट को देखेंगे कि एक्सपोर्ट, ये टोटल एक्सपोर्ट है, और इस टोटल एक्सपोर्ट में से आपने सिर्फ 2 काम करने हैं कि आपने LC खुलवाने के लिए जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो प्रिपेयर करना है, और पेमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बैंक जाने हैं उनको प्रिपेयर करना है। तो बाकी 3 काम 3 डिफरेंट लोगों ने करने हैं। लेकिन चूंकि ये 3 काम आपने किसी और से लेने हैं, अब यहाँ पर आपकी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके इल्म में हो कि जो काम मैं किसी से ले रहा हूँ वो एक्चुअली होता कैसे है। क्योंकि जब आपके अपने इल्म में हो कि ये काम ऐसे होता है, तो दूसरा बंदा आपको ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता कि वो आपसे कहे कि नहीं जी ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इसमें ऐसे। जैसे आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और आप उसको एक जगह से दूसरी जगह का एड्रेस बताएं, और वो आपको एक लंबा चक्कर दे के वहाँ पे ले जाए, और उसके बाद कहे जी 2000 रुपया दे दें, जबकि एक्चुअली उसका 500 रुपये का फेयर हो,
तो वो जो 1500 रुपया ज़्यादा चार्ज कर रहा है वो ये समझ के ज़्यादा चार्ज कर रहा है कि आपको शायद रास्ते का पता नहीं है और फर्स्ट टाइम इस सिटी में आए हैं, तो क्यों ना मैं बेवकूफ़ बनाते हुए इनको एक लंबे रास्ते से लेके जाऊं और ज़्यादा पैसे चार्ज कर लूं। तो जस्ट इतनी सी बात है कि आप लॉजिस्टिक्स क्या होती हैं, कस्टम क्लियरिंग कैसे होती है और बैंकिंग में क्या प्रोसेस होते हैं, अगर आप इसके बारे में जान लेंगे तो जस्ट आप अपनी कुछ कॉस्ट सेव कर लेंगे कि भाई इसकी इतनी कॉस्ट है, इतनी, तो आप क्या मांग रहे हैं, तो आप जस्ट ये नेगोशिएशन करेंगे। तो अब हम इसको पांचों को पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो भी एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो टोटल हमें समझ आ जाए। तो इस टोटल प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे लॉजिस्टिक्स से। लॉजिस्टिक्स बेस कर रही होती है इनकोटर्म पे। इनकोटर्म होती हैं फ्रेट की डिफरेंट टर्म जिनके ऊपर फ्रेट की कॉस्ट बेस कर रही होती है। अगर आपको इनकोटर्म के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो जो फ्रेट फॉरवर्डर होगा वो किसी तरह से भी आपको ज़्यादा चार्ज कर सकता है। तो उस ज़्यादा चार्ज से बचने के लिए आपका नॉलेज होना ज़रूरी है या आपकी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि जो मैं डिमांड कर रहा हूँ या जो मेरा इंपोर्टर मुझसे कह रहा है कि जी मुझे सिर्फ FOB चाहिए, तो FOB होता क्या है। तो जब आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर से कहेंगे कि भाई ये कंसाइनमेंट FOB बेस है तो आप बताओ कि इस पर क्या कॉस्ट आएगी, तो वो आपके इल्म में हो। या जब आपका बायर इंपोर्टर आपसे कहेगा जी ये आप मुझे C&F न्यूयॉर्क दें, तो आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर से कहेंगे मुझे C&F न्यूयॉर्क की कॉस्ट उसको बतानी है, तो आप बताओ कि इसमें फ्रेट कितना ऐड होगा, जो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो मेरे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से जब आपको इन कोर टर्म्स की इंफॉर्मेशन होगी तो आप लॉजिस्टिक के बारे में जो प्रॉपर डिसीजन है वो ले सकते हैं और ज़्यादा कॉस्ट पे लॉस के ऊपर आपकी कॉस्ट नहीं जाएगी। आप यहाँ पे कोई बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स को समझने के लिए पहले इन कोर टर्म को समझना पड़ेगा और इन कोर टर्म्स के लिए मैं इस वीडियो के आगे एक अपनी थोड़ी पुरानी वीडियो लिंक कर दूंगा जो कि मैंने इंपोर्ट के लिए बनाई थी। तो उसको जब आप देखेंगे तो आपको इन कोर टर्म्स के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उसको कंटिन्यू करें और नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर जारी रखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।